हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड पर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। राइट, तो यहाँ पर आप देखें तो which among the curves shown in figure cannot possibly represent electrostatic field lines? इनमें से कौन से कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करते, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो अगर हम फर्स्ट फिगर को देखें, यहाँ पर एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है, नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये एक लाइन निकल रही है, इस तरीके से ये एक फील्ड लाइन यहाँ पे निकल रही है, इस तरह से एक फील्ड लाइन यहाँ पे निकल रही है, इस तरह से ये एक यहाँ पे निकल रही है, ये एक यहाँ पे इस तरीके से निकल रही है, ये एक यहाँ पे निकल रही है, एंड सो। तो ये फर्स्ट फिगर में प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नो डाउट पॉजिटिवली चार्ज है, इस सब पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है ये कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपनी सरफेस से नॉर्मल निकलती है, परपेंडिकुलर निकलती है। तो क्या ये लाइंस ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर अपनी सरफेस से निकल रही हैं? अगर आप देखें तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस अपनी सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं निकल रही। जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस हो गई, ये सरफेस हो गई, ये देखिए आप, ये इस तरीके की सरफेस है यहाँ पर। तो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है ये अपनी सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं है, अपनी सरफेस से नॉर्मल नहीं निकल रही है। तो हमको ये देखना होता है कि जो लाइन ऑफ फोर्सेस है वो पॉजिटिव सरफेस से परपेंडिकुलर निकलनी चाहिए। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं निकल रही है तो वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट नहीं करेंगी। तो एक प्रॉपर्टी क्या होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कि these are emitted from positive surface normally, means ये किसी परपेंडिकुलर मतलब किसी पॉजिटिव सरफेस से परपेंडिकुलर निकलेंगे और किसी नेगेटिव सरफेस पे परपेंडिकुलर ही एंड होंगी। तो इसलिए फर्स्ट कर्व जो है वो लाइन ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट नहीं करता। जब हम सेकंड की बात करें तो सेकंड की बात अगर हम करें यहाँ पर तो सेकंड कर्व में क्या है, अगर आप इसको ठीक तरीके से देखें तो ये पॉजिटिव है, ये लाइन ऑफ फोर्सेस एरो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नीचे की ओर, ये नेगेटिव है, यहाँ पर फिर पॉजिटिव, यहाँ पर फिर पॉजिटिव है, एंड सो। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये कर्व तो ठीक बना कि पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव पे आई, पॉजिटिव से निकल करके लाइंस ऑफ फोर्सेस नेगेटिव पे आई। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो नेगेटिव से एमिट हुई और पॉजिटिव पे आई। तो लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, एमिट होती है और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, गलत हो गया, नेगेटिव से निकल करके पॉजिटिव पे एंड हो रही है, या यहाँ पर पॉजिटिव से निकल करके पॉजिटिव पे एंड हो रही है। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज एमिटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and ends to the negative charge. This one is the property. Or if negative charge is not present, then electric lines of forces goes to infinity. If
नेगेटिव चार्ज वहां पर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, तो लाइन ऑफ फोर्सेस कहां चली जाएंगी, इनफाइनाइट चली जाएंगी। तो इसलिए सेकंड कर्व भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अगर हम तीसरे कर्व की बात करें तो यहां पर ये दोनों ही फिगर पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। अब पॉजिटिव चार्ज अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज से एमिट हो रही है और सारी की सारी आप देखिए परपेंडिकुलर है, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है तो सेंटर की ओर जाएंगी सबकी सब, ये सेंटर की ओर, ये सेंटर की ओर, ये सारी की सारी सेंटर से एमिट हो रही है और यहां से निकल करके सब रिपेल हो रही है। यहां पर बीच वाली सरफेस पे आप देखें अगर तो यहां पर कोई लाइन ऑफ फोर्स नहीं है, इस जगह पे कोई लाइन ऑफ फोर्स नहीं। रीजन इज व्हाट कि बोथ आर पॉजिटिव चार्ज। तो जब लाइन ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन कैसे होती है, द पाथ along which a positive charge move when placed in this electric field। तो जब मैं पॉजिटिव चार्ज को यहां पे रखूंगा तो ये वाला पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा और ये वाला भी रिपेल करेगा। इस तरह से क्या होगा, ये यहां से घूम जाएंगे और ये यहां से, दोनों ही रिपेल करेंगे। तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस, यहां पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो इस पाथ को ट्रेवल करेगा, ये वाला यहां पे रखेंगे तो इसको, यहां पे रखेंगे इसको, इस तरीके से। एंड लाइक दिस, तो इस तरीके से ये पाथ को ट्रेस करेंगे। एंड लाइक दिस, जैसे शुरू में आपने यहां पे रखा तो रिपेल होगा, लेकिन ये वाला भी उसको रिपेल करेगा, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो दोनों साइड से रिपेल होगा। जैसे यहां पर आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये इसको रिपेल करेगा तो थोड़ा सा बैंड होगा, लेकिन ये वाला भी उसको रिपेल करेगा, सो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। इसी प्रकार ये वाली भी, तो ये सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस बिल्कुल सही है, पॉजिटिव चार्ज से एमिट हो रही है, बोथ आर पॉजिटिव, दोनों सही एमिट होंगे और अवे जाएंगी क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर बीच में रखोगे तो जिसके पास रखोगे वो अपने से अपनी तरफ क्या होगा, उसको रिपेल करेगा। सो दिस कर्व इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस। अगर हम फोर्थ कर्व की बात करें तो यहां फोर्थ कर्व में अगर आप देखें तो फोर्थ कर्व में ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब यहां पे खास बात क्या है कि अगर आप इनको देखें, ये लाइन ऑफ फोर्सेस, दिस लाइन ऑफ फोर्सेस, तो इसमें एक गलती तो ये है कि ये दोनों ही पॉजिटिव है, या अगर हम इसको नेगेटिव भी कर दें, सपोज दैट कि वैसे तो ये तीनों ही पॉजिटिव हैं यहां पे गिवन है, तो एक चीज तो ये हो गई कि पॉजिटिव पे एंड नहीं होती। यहां पर देखिए ये पॉजिटिव पे एंड हो रही है, दीज आर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव है, राइट। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो एक बात तो ये हो गई कि ये पॉजिटिव पे एंड नहीं होती, यहां से निकली यहां पहुंच गई, यहां से निकली यहां पहुंच गई। और दूसरी यहां पर अगर आप देखें तो यहां से जो लाइन ऑफ फोर्सेस जा रही है और जो यहां से लाइन ऑफ फोर्सेस जा रही है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो लाइन ऑफ फोर्सेस, टू लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये भी एक प्रॉपर्टी थी।
तो इस प्रॉपर्टी के कारण टू लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसलिए ये भी क्या हो गया, दिस कर्व इज आल्सो नॉट रिप्रेजेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इसके बाद अगर हम यहां पर आए तो यहां पर अगर हम बात करें इस कर्व, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। यहां पर ये जो कर्व है ये कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरह से। यहां पर पॉजिटिवली चार्ज है चीजें और यहां पे नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव से नेगेटिव तो जा रही है, ये बात सही है। कहीं कहीं ऐसा भी लग रहा है कि ये अपनी सरफेस से परपेंडिकुलर निकल रही है, तो ये केस भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पर एंट्री भी वो नेगेटिव चार्ज पे जो एंटर कर रही है ये अपनी सरफेस पे परपेंडिकुलर कर रही है, ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, यहाँ देखिए ये दो चीज। सो लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती है वो कभी। एक एंड से शुरू होती है, पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे एंड, मतलब घूम करके ये लाइन वापस नहीं आएगी। इस तरह से ये बिहेवियर नहीं शो होगा। तो फिफ्थ क्यों नहीं है? बिकॉज लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड कर्व, राइट। तो इस तरह से यहां पर केवल थर्ड जो ग्राफ था, थर्ड जो कर्व था, केवल वो सही था और बाकी चारों ऑप्शंस गलत थे। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस कर सकते हैं, आते हैं प्रॉपर्टीज पे भी क्वेश्चन आते हैं। Some more questions. Obtain the formula for electric field due to a long thin wire of uniform linear charge density lambda without using Gauss law। जब भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी और लॉन्ग थिन वायर मतलब आपको इनफाइनाइट लेंथ का देना है, अगर लेंथ नहीं दिया हुआ है तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। सपोज दैट कि ये एक वायर है और ये इनफाइनाइट, मतलब इस तरफ भी इंफिनिटी और इस तरफ भी इंफिनिटी, इस तरफ माइनस इंफिनिटी, इस तरफ प्लस। अब इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर और चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। What is the mean of linear charge density? भाई चार्ज तो पूरे इनफाइनाइट लेंथ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हर पार्ट में, जैसे सपोज दैट कि पॉजिटिव चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे वायर में। So what is the mean of linear charge density? Charge density lambda is equals to charge present per unit length of the wire, charge present per unit length of the wire, that is called linear charge density। मतलब यूनिट लेंथ पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। अब इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस वायर के पास नियर पे कोई पॉइंट है जहां पर कि हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करनी है। तो लेट अस सपोज
अगर हम बात करें यहाँ पे कि मान लीजिए कि इस पॉइंट पे हमको फाइंड आउट करनी है, तो इस पॉइंट पे अगर हम फाइंड आउट करनी है तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जब कभी भी चार्ज का मतलब चार्ज एक बड़ी लेंथ पे, एक बड़े एरिया पे, एक बड़े वॉल्यूम पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो, तो आपको हमेशा क्या करना है, एक स्मॉल पार्ट लेना है। टेक एन स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस, तो आपने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, सपोज दैट ये आपने ले लिया dx में, dx में, तो यहां पे कितना चार्ज प्रेजेंट हो, टेक एन स्मॉल एलिमेंट ऑन द wire of length dx. Let us suppose कि यहाँ पर dq चार्ज स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट हो इतने पार्ट, इस dq चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको डिटरमाइन करनी है। लेट अस सपोज कि ये लेंथ जो है वो y है, ये y लेंथ है और ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से हमने x डिस्टेंस पे y, तो इस छोटे से पार्ट के कारण जो चार्ज होगा उसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां हम क्या एज्यूम करें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फिनोमेना फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो सबसे पहले यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना है हमको। अब ये जो चार्ज है ये इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कुछ इस तरह से रिपेल करेंगे, राइट। तो ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, छोटे से पार्ट के कारण है तो ये क्या हो गया DE हो गया। अब अगर मैं ये कहूं कि ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो इसको अगर ऊपर की ओर बढ़ाऊं तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, राइट। ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और DE का थीटा वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, DE cos थीटा, ये क्या हो गया DE cos थीटा। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का थीटा वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट DE cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा DE sin थीटा, उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा DE sin थीटा। अच्छा, चूंकि इनफाइनाइट लेंथ है तो अगर dx एक यहां पर होगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर भी एक dx लेंथ का वायर होगा, सिमेट्रिक है ये लाइन। तो ये अगर dx है तो इसके करस्पॉन्डिंग यहां भी dx होगा, अगर यहां dx लेंगे तो यहां होगा, यहां लेंगे तो यहां होगा। तो जब कभी भी हम इस पार्ट के कारण अगर निकालेंगे तो यहां देखिए, अगर मैं इस पार्ट के कारण निकालता हूं तो इस पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, और यहां से फिर से कंपोनेंट एक D sin और DE cos निकलेगा। तो इस तरफ मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के जो कंपोनेंट्स के कारण, राइट और लेफ्ट के जो आप एलिमेंट होंगे उनके कारण जो यहां पर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उनका DE sin थीटा जो है एक दूसरे से बार बार क्या होता जाएगा, कैंसिल होता जाएगा, और DE cos हमेशा किस तरफ रखता जाएगा, ऊपर की ओर रखता जाएगा। ठीक, क्या किया हमने, ये हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका चार्ज क्या था, dq था, इसके कारण यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा D। अगर ये एंगल थीटा है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
तो डी का थीटा वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट डी cos और परपेंडिकुलर डी sin। अब अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग इस तरफ लेफ्ट साइड में अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूं ठीक वैसा ही, तो यहां पर भी ये डी बनेगा, राइट, यहां पर भी ये डी बनेगा और इस डी के कारण फिर इस थीटा वाली डायरेक्शन में डी cos और इधर डी sin। तो यहां डी sin कंपोनेंट्स क्या करेंगे, हर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सिमेट्रिक लाइन अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं, मिड पॉइंट मान लूं और इस तरफ राइट और लेफ्ट, तो d cos थीटा के लेफ्ट मतलब ड्यू टू द लेफ्ट कंपोनेंट एंड ड्यू टू द राइट कंपोनेंट विल कैंसिल ईच अदर एंड द नेट electric field at point O will be d cos theta plus d cos theta plus d cos theta plus d cos theta infinite times. So net electric field at O due to each element will be d cos theta, right? तो अगर हम यहां पर बात करें net electric field इसको आप कुछ P नाम दे दीजिए at P due to each element is equals to d cos theta. And what is d? What is dE? 1/4 pi epsilon 0 q upon distance का square. If this one is r, let us suppose, तो q that is dq upon distance का square, distance that is r का square. अब what is the value of dq? अच्छा यहाँ पे cos theta भी है, we can calculate this cos theta. Cos theta is equals to, अगर आप इस ट्राइंगल को देखें PO, इसको ये नाम दे दें POA को, तो cos theta is equals to base, this one is OP is base, right? तो y upon r. One thing. Another, अगर आप यहां देखें, so dq की वैल्यू how can we calculate? We know that lambda मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, that is dq upon dx. Charge per unit length. It means dq is equals to क्या हो गया, lambda into dx. dq is equals to lambda into dx. इसको इस तरह से भी आप ले सकते हैं कि पर यूनिट लेंथ पे चार्ज है लैम्डा, तो dx लेंथ पे कितना होगा, लैम्डा into dx. यूनिटरी मेथड, यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा है तो dx लेंथ का कितना होगा, लैम्डा इनटू dx. सो यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा, तो dx लेंथ का लैम्डा इनटू dx, दैट इज इक्वल्स टू d. सो नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन d cos थीटा. तो यहां से क्या हो गया, net electric field at P, जिस पॉइंट पे हमको डिटरमाइन करनी है, ड्यू टू लॉन्ग वायर, पूरे वायर, अभी तो एक एलिमेंट पे का इज
इक्वल्स टू इंटीग्रेट कर दीजिए, जब भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन और सबमिशन में क्या फर्क है? इंटीग्रेशन का यूज कब करेंगे? जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी चीजें, और सबमिशन कब लगाएंगे? जब डिस्क्रीट, मतलब एक चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज वहां है, तीसरा चार्ज वहां है, चौथा चार्ज वहां है, और फिर उन सब के कारण हमको कहीं निकालना है, तब हम वहां पे सबमिशन का यूज करेंगे। इसके कारण निकाला प्लस इसके कारण निकाला प्लस उसके कारण निकाला, और इस तरह से सबको ऐड करेंगे। तो हमारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि कब हमको इंटीग्रेशन का यूज करना है और कब हमको सबमिशन का यूज करना है। तो सबमिशन कब यूज करेंगे? जब डिस्क्रीट होगी, इधर उधर फैला हुआ हो, और यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो इंटीग्रेशन, चाहे वो एरिया वाइज हो, चाहे लेंथ वाइज हो, चाहे वॉल्यूम वाइज। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू लॉन्ग वायर इज इंटीग्रेशन ऑफ d cos थीटा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। यहाँ पे आप कभी-कभी L भी लिख देते हैं, कभी-कभी बुक्स में L लिखा रहता है। L मतलब लीनियर इंटीग्रेशन है, क्योंकि लेंथ वाइज है। सो इंटीग्रेशन यहाँ पर इस तरह से लिखना है, इसे। तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। dq की वैल्यू क्या है? लैम्डा dx, और अपॉन r स्क्वायर into cos theta, that is y upon r. So ये सारी वैल्यू आ गई। नाउ कैसे करेंगे इसको? ये देखें आप, that is equals to कांस्टेंट टर्म्स बाहर कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो गया, लैम्डा बाहर हो जाएगा, और क्या हो सकता है यहां पे? हमको dx की वैल्यू भी नहीं पता, y की वैल्यू भी, y भी हमारा assumption था। हाउ कैन वी कैलकुलेट इट? अब हम यहां पर dx की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी तो हम बाहर कर लें। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा? y dx अपॉन r क्यूब। अब अगर हम डायग्राम में देखें, यहां देखिए कुछ इस तरह से, तो y और x के बीच में किस तरह का रिलेशन? tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन y। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन y। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन y, or you can say that here tan theta is equals to x upon y, right? From this, x is equals to y tan theta, x is equals to y tan theta,
और यहां से अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में, सो dx अपॉन d थीटा दोनों तरफ कर दिया। y स्टिल है, y कांस्टेंट है। y क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि ये y फिक्स है, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर था जिस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, और इससे किसी y डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। सो दिस y इज फिक्स्ड, कि हमको y डिस्टेंस पे ही निकालनी है। यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, वो ये y डिस्टेंस हमको फिक्स करना है। दिस y we have to given, अगर y चेंज होगा तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, क्योंकि अलग-अलग डिस्टेंस पे अलग-अलग फोर्स लगेगा। तो यहां पर y कांस्टेंट d by d थीटा ऑफ tan थीटा, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर। सो यहां से क्या हो गया? dx अपॉन d थीटा इज इक्वल्स टू y tan थीटा का क्या हो गया? sec स्क्वायर। और यू कैन से दैट dx is equals to y sec square theta into d in this way. So you can substitute the value of dx also. हमारा एक्सप्रेशन क्या था? हमारा एक्सप्रेशन था इंटीग्रेशन ऑफ d cos theta इज इक्वल्स टू, हमारा एक्सप्रेशन था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ एग्जैक्टली ये था लैम्डा y dx अपॉन r, y dx अपॉन r, y dx अपॉन r। तो हम इस dx की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो चलिए करते हैं। दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटीग्रेशन y, स्टिल y कांस्टेंट है, y को बाहर कर सकते हैं, dx की जगह अगेन y, या लिखे रहने y को, y dx की जगह y sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन r। ओके, वन मोर थिंग, ये आ गया हमारा that is equals to 1/4 by epsilon naught lambda integration of y square sec square theta d theta upon r। From here you can substitute। अब यहाँ देखिए एक और चीज, अगर डायग्राम पे जाएं तो डायग्राम को थोड़ा सा अगर आप देखें तो cos थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन r बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सिंस cos theta is equals to y upon r। तो यहां से क्या हो जाएगा? r is equals to, r को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, y upon cos theta, और 1 upon cos theta क्या होता है? sec theta। so y sec theta, right? Now आप अगर यहां देखें, so this will become
becomes 1 upon 4 pi epsilon naught lambda integration y square sec square theta d theta whole upon r cube की वैल्यू क्या हो जाएगी y cube और ये sec cube theta. You can see clearly यहां पर 2y और यहाँ के 2y कैंसिल होके 1y बचेगा और यहाँ के 2 sec स्क्वायर और यहाँ के 2 sec स्क्वायर कैंसिल होके नीचे 1 sec थीटा बचेगा. ये sec थीटा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा. Now your expression will becomes 1 upon 4 pi epsilon naught lambda integration 1 by sec that is cos theta d theta, right? Okay. अब अगर इंटीग्रेट करना है हमको तो हमको लिमिट्स भी पता होनी चाहिए कि हमारे वायर की लेंथ किस तरह से. यू कैन सी हियर क्लियरली कि माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ये थीटा चेंज होता जाएगा. देखिए अगर ये अभी थीटा है, अगर मैं इसको यहां पर खींचूं, अगर मैं यहां पे खींचूं तो ये थीटा बढ़ गया. अगर मैं यहां खींचूं तो और बढ़ गया और इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा वो कुछ इस तरह से चला जाएगा. मतलब ये पूरा 90 हो जाएगा, राइट? तो जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ती जाएगी ये थीटा बढ़ता जाएगा एंड एट इंफिनिटी इट विल अप्रोक्सीमेट विल बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री पाई. और इसी प्रकार इधर देखें अगर हम तो इस तरफ भी बढ़ता जाएगा. ये देखिए बढ़ा, ये थीटा, ये और बढ़ा, ये और बढ़ा और इस तरह से बढ़ते बढ़ते इस तरफ भी क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 2. इस तरफ पाई बाई 2 और इस तरफ माइनस पाई बाई 2, राइट? तो अगर हम यहां पर देखें लिमिट्स तो लिमिट्स क्या हो जाएगी फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2. लिमिट हमारी क्या हो जाएगी पाई बाई 2. cos थीटा को हमको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. तो नाउ आवर एक्सप्रेशन विल बिकम्स, अगर हम देखें क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ d cos थीटा हमारा चल रहा था एंड इट विल बिकम्स इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught lambda इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 और इसका cos थीटा. तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos थीटा का इंटीग्रेशन sin theta for plus sin theta. So this one becomes 1 upon 4 pi epsilon naught lambda sin theta and limits from minus pi by 2 to plus pi by 2. एक बार आंसर आने के बाद जब हमारे आंसर आ जाते हैं तो उसमें एक बार वेरिएबल की जगह यहाँ वेरिएबल क्या चेंज क्या हो रहा था आप देखें थीटा चेंज हो रहा था ना. ये थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3 और ये थीटा है. इसी प्रकार है तो थीटा वेरिएबल था तो वेरिएबल की जगह एक बार आप पहले अपर लिमिट पुट करें माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करें. सो हाउ कैन यू सॉल्व दिस? दैट इज इक्वल्स टू 1 upon 4 pi epsilon naught lambda sin pi by 2 minus sin minus pi by 2. sin minus pi by 2 means आप लोगों ने 11th में पढ़ा था अगर पॉजिटिव लेना है तो आपको एंगल इस तरफ और नेगेटिव लेना है तो एंगल इस तरफ. तो माइनस पाई बाई 2 मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का क्या होता है नेगेटिव होता है. साइन की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है.
तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम्स 1/4 pi epsilon naught lambda sin 90 sin pi by 2 1 minus sin minus 90 minus 1. So minus into minus क्या हो गया, प्लस 1 plus 1 क्या हो गया 2. अच्छा अपॉन में भी कुछ चल रहा था क्या, अपॉन में कुछ था क्या, हाँ ये एक y बचा हुआ था शुरू से, तो ये एक y जो है हमको लेके चलना होगा, है ना, लैम्डा अपॉन y, लैम्डा अपॉन y, लैम्डा अपॉन y, लैम्डा अपॉन, सो व्हाट 1 अपॉन 4 pi epsilon naught लैम्डा, यहाँ पे 1 plus 1 क्या हो गया 2 हो गया, so this will be 2 lambda upon, this one is your net electric field at that due to infinitely long wire. In this way ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था पर आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। A point positive charge is brought near an isolated conducting sphere. The electric field is best given. Okay? यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे प्लस क्यू चार्जेस हैं, ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, this one is प्लस क्यू, this one is प्लस क्यू। ठीक, अगर आप फर्स्ट में देखें तो प्लस क्यू से जो है वो लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं। अब अगर ये प्लस क्यू से निकल रही है, मैं अपन इसको अलग से बना के देखते हैं थोड़ा सा, इस वे में यहां पे बना के देखते हैं। ये देखिए क्या होगी एक्चुअल से, ये प्लस, जब आप एक पॉइंट चार्ज को यहां रख दोगे तो उसके ये चूंकि मेटालिक स्फीयर अनचार्ज है तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इंडक्शन अट्रैक्ट होके स्पेस पे आ जाएंगे और बैक साइड पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से तो लाइन ऑफ फोर्सेस यहां से निकलेंगी प्लस क्यू से, इस तरीके से नेगेटिव पे पहुंचेंगे और सेंटर की तरफ इनका कर्व का जो मूवमेंट होना चाहिए वो सेंटर की तरफ होना चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। क्या बताया था कि लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज emitting perpendicular from the surface and entering perpendicular to the negative surface। तो perpendicular एंटर करने का मतलब है रेडियली एंटर करेंगे, अंदर नहीं जाएंगी, ये अंदर नहीं जाएंगी, यहां तक ये डायरेक्शन दिखाई गई है इस तरीके से, यहां पे जाके वो खत्म हो जाएंगी। फिर यहां पे चूंकि पॉजिटिव सरफेस बन गई तो यहां से वो फिर से
सेंटर लेती हुई कुछ इस तरह से रेडियल इस तरह से बाहर सरफेस पे जाके खत्म, अंदर कंडक्टर के अंदर लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट नहीं होंगी और यहाँ बाहर इस तरह से। इस हिसाब से पहला ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो सेकंड में अगर हम देखें तो सेकंड में आप देखें ये यहां तो जा रही है ठीक है, लेकिन यहां इस तरफ प्लस पार्ट बनेगा ड्यू टू इंडक्शन, तो प्लस पे आती नहीं है, प्लस से निकलती है, इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, राइट। फर्स्ट सही है। थर्ड की बात करें अगर हम तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। रीजन इज व्हाट, कर्व लेनी चाहिए टुवर्ड्स सेंटर, क्या ये सेंटर की तरफ है? अगर हम इसको सीधी सीधी बढ़ाएं तो ये देखिए ये सेंटर की तरफ नहीं जा रही है, तो ये नॉर्मल नहीं है अपनी सरफेस पे, इसका मतलब, इसलिए थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि अगर स्फेरिकल सरफेस है तो उस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, रेडियस, टुवर्ड्स रेडियस जाना चाहिए, रेडियल होनी चाहिए लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन। फोर्थ भी गलत है। फोर्थ तो और भी गलत है क्योंकि पॉजिटिव साइड में लाइन ऑफ फोर्सेस आ रही है, तो चौथा भी गलत है। इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका सही है, राइट। देन नेक्स्ट, figure shows electric field lines in which an electric dipole P, यहां पर आपको एक इलेक्ट्रिक डायपोल P दिख रहा है, ये देखिए, this one is electric dipole P, ये माइनस Q, ये प्लस Q, ये इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, is placed. Which of the following statements is correct? The dipole moment will not experiences any force. पहला, the dipole will experiences a force towards right. The dipole will experience a force towards left. The dipole will experience a force upwards. चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह से है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो किस तरफ से कहां जाती है, फ्रॉम पॉजिटिव, मतलब इस तरफ कहीं कुछ पॉजिटिव होगा और इस तरफ कहीं कुछ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। अब अगर हम यहां पर देखें तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये नेगेटिव किस तरफ अट्रैक्ट होगा, इस तरफ, ओके। अच्छा, एक चीज और, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, नेगेटिव यहां पर नेगेटिव ना भी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो अप टू द इंफिनिटी जाती है, तो यहां तो एरो दिया हुआ है, तो इट मींस यहां पर वो कहना चाह रहे हैं कि ये प्रेजेंट, इसकी प्रेजेंस उन्होंने नहीं दिखाई हुई है, राइट। तो ये नेगेटिव चार्ज, अगर यहां पर सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से एमिट हो रही हैं, निकल रही हैं और जा रही हैं, गोस। तो यहां पर अगर कोई डायपोल रखा हुआ है तो इसका नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव सोर्स की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये जो है नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के ज्यादा पास रखा है। अच्छा, ये इसको नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहां पर
कुछ इस तरीके से फील्ड थे। इस तरह से कुछ फील्ड थी। तो ये नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव फील्ड होगी, पॉजिटिव सोर्स जो होगा इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इस पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर रिपेल करेगा। लेकिन अब हमको देखना ये है कि क्या ये फोर्स ज्यादा है या ये फोर्स ज्यादा है। सो नो डाउट ये नेगेटिव चार्ज इसके ज्यादा पास में रखा हुआ है, तो ये फोर्स इस फोर्स के कंपेयर में, मतलब लेफ्ट साइड जो फोर्स अट्रैक्शन हो रहा है वो राइट साइड वाले रिपल्सिव फोर्स की बजाय क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें सो लेफ्ट साइड में जो फोर्स लग रहा है वो राइट फोर्स की बजाय क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मींस यहां से क्या हो गया, तो आपके जो ऑप्शंस होंगे उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इट विल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, इट एक्सपीरियंसेस एनी डाउट। तो फिर से हम इसको एक बार देखें। यहाँ पर हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई थी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ था, डाइपोल माइनस क्यू इस तरफ प्लस क्यू इस तरफ। हमको ये बताना था कि ये जो डाइपोल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो किस तरफ होगा, मतलब पहला ऑप्शन था कि एक्सपीरियंस नहीं करेगा, दूसरा था कि लेफ्ट साइड करेगा, तीसरा था कि राइट साइड करेगा, इस तरह से। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस है और एरो है टुवर्ड्स राइट, मतलब ओरिजिनेट कहां से होंगी, किसी पॉजिटिव सोर्स से, तो लेफ्ट साइड में कोई पॉजिटिव सोर्स होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो पॉजिटिव सोर्स है इस माइनस क्यू को, डाइपोल के माइनस क्यू चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, प्लस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा। सिंस माइनस क्यू चार्ज नियरेस्ट है तो माइनस क्यू पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, तो लेफ्ट साइड पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, डाइपोल पे ज्यादा होगा। इसलिए ये डाइपोल टुवर्ड्स लेफ्ट जो है उस तरफ एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। नेक्स्ट, a system has two charges, one is 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb and QB is minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb, means ये एक डाइपोल है और located at points A 0 0 minus 15 centimeter and B is 0 0 plus 15 centimeter। X coordinate 0 है, Y coordinate 0 है, Z coordinate दिया हुआ है यहाँ पर भी। इट मींस ये बहुत क्लियर बात है कि Z एक्सिस की बात हो रही है। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। देखें हम इसको, अगर हम Z एक्सिस की बात करते हैं तो ये रहा अपना Z एक्सिस, Z एक्सिस, ये सपोज दैट कि ओरिजिन है, ये हमारा वो पॉइंट है, हम क्लियरली देख सकते हैं कि पॉजिटिव ऊपर होगा, नेगेटिव नीचे होगा। तो ये सपोज करिए नीचे वाला, तो ये हो गया आपका 0 0 और 15 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका B पॉइंट हो गया और ये आपका C पॉइंट हो गया 0 0 और माइनस 15 ओके। ये हमारा B और ये सॉरी A पॉइंट है ये, है ना, और A पॉइंट पे ये चार्ज होता है। सो दिस वन इज A और B। अब A पर जो चार्ज रखा हो, मतलब ये डाइपोल हो गया, ये पूरा हिस्सा डाइपोल का हो गया, ये डाइपोल हो गया आपका, ये डाइपोल। यहाँ पर जो चार्ज है वो है 2.5 into 10 to the power, मतलब ये आपका प्लस क्यू हो गया
है ना, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ऐसे ही होता है डाइपोल, ये माइनस ये डाइपोल। क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू कितना दिया है 2.5 into 10 to the power -7। अगर हम टोटल चार्ज की बात करते हैं तो किसी भी डाइपोल का जो टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है, क्योंकि एक प्लस क्यू होता है और दूसरा माइनस क्यू होता है। पहला आंसर तो सीधा सीधा टोटल चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगी 0 ऑफ एनी डाइपोल इज इक्वल्स टू 0। क्यू एक प्लस क्यू होता है और दूसरा माइनस। अब डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या फार्मूला होता है, P इज इक्वल्स टू चार्ज, एनी वन चार्ज, Q और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस जो भी है, ये जो है आपका D है अगर, तो ये Q इंटू डी। सो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि D कितना हो जाएगा, ये ओरिजिन, ये 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यहां पे 15 और -15 नहीं करना है। सो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई AB, राइट, इसको आप AB भी लिख सकते हैं, AB दैट इज 30। सो यहां से डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू है 2.5 into 10 to the power -7 into डिस्टेंस कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, into 10 to the power -2। सो थोड़ा सा ऐसे राइट, अब ठीक रहेगा। सो यहां से P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.5 into 10 to the power -7 कूलम इनटू डिस्टेंस AB कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई। सो डाइपोल मोमेंट कितना हो गया 25 3 जा 7.5 और इनटू 10 की पावर -7 -2 -9 और +1 -8 यूनिट व्हाट कूलम इनटू मीटर। डाइपोल मोमेंट यूनिट कूलम इनटू मीटर। तो 7.5 into 10 to the power -8 कूलम इनटू मीटर। इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन जो होती है डाइपोल मोमेंट की अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो अलोंग नेगेटिव एक्स, नेगेटिव z एक्सिस, अलोंग नेगेटिव z एक्सिस, नेगेटिव z एक्सिस की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन। So in this way we can determine dipole moment or total charge in any dipole will be 0, क्योंकि एक प्लस की होता है। क्या होती है डेफिनेशन, when two equal and opposite charges, मतलब एक प्लस और एक माइनस kept at very small distance। So in this way we can solve the question। Okay, thank you। नेक्स्ट क्लास में हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे।